टॉपिक हमारा आज का जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड में बेटे हमने ये देखना है कि हमारा बीज जो है वो एक छोटे नन्हे पौधे में कैसे तब्दील होता है। इसके लिए हमारा ज़रा वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि सीड के कंपोनेंट्स क्या क्या थे। सीड के कंपोनेंट्स में बेटे सबसे आउटर जो था उसका सीड कोड था। सीड कोड के ऊपर चंद स्ट्रक्चर्स मौजूद थी, उनको हमने क्या नाम दिया था? एक हाइलम, दूसरा माइक्रोपाइल, उसके अंदर जो थी हमारी इंटेगुमेंट्स जो थी वो सीड कोड में, हाइलम, माइक्रोपाइल, और उसके बाद उसके अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म टिश्यू जो था वो मौजूद था। अब बेटे माइक्रोपाइल जो था वहाँ से पानी एंटर होना है। जब हमने पौधे को बीज को बोना है तो वो वहाँ से अपनी सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करेगा। ये जो एम्ब्रियो था ये हमारा फर्दर आगे कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल था। इसमें प्लूम्यूल था, रेडिकल था और कॉटिलीडेंट्स थे। प्लूम्यूल से डेवलप होके क्या बनना था? न्यू स्टेम एंड शूट्स। रेडिकल ने बेटे किस में तब्दील होना था? रूट्स में। और कॉटिलीडेंस जो था वो उसको न्यूट्रिएंट्स ही आप कह लो प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म टिश्यू जो था इसका काम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। अब जर्मिनेट होना मतलब एक हमारा ये फॉर एग्जांपल एक सीड है, इट इज़ सोन अंडर द सॉइल, ये हमने मिट्टी में बो दिया। अब इसने तब्दील होना है एक नन्हे पौधे में, तो वो नन्हे पौधे में किस तरह से तब्दील होगा, दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब इससे सबसे पहले सूटेबल जगह पे बोना, ये नहीं है कि बीज को हम कहीं भी बो देंगे। अब सूटेबल जगह से मुराद जहाँ पर इसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिले, एयर प्रॉपर मिले, जहाँ पे सॉइल के अंदर इसके लिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हो, उस जगह का टेम्परेचर जो है वो उस बीज के मुताबिक हो, तो फिर जाके ये जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन एम्ब्रियो सोक अप वाटर which causes it to swell, splitting the seed coat. Root is the first structure that emerges from the radicle. होता क्या है जी जर्मिनेशन ऑफ सीड में? द सीड इज सोक्ड विद वाटर। इसको पानी की फरावानी दी जाती है, भिगो दिया जाता है पानी के अंदर। अब ये क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर, ये पानी को जज़ब करता है। अब पानी जज़ब करने से क्या होता है? इट बर्स्ट इट्स सीड कोट, इसका सीड कोट जो है वो फट जाता है और रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। जो जड़ है वो सबसे पहली स्ट्रक्चर है जो कि इस सीड से बनती है, और वो बेटे एम्ब्रियो के किस हिस्से से बनती है? रेडिकल से बनती है। जैसे ही इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं तब तक इसका एंडोस्पर्म टिश्यू जो था इसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा था।
डेवलपमेंट के बाद रूट्स के, अब रूट्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने शुरू करते हैं। इट ग्रोज रैपिडली एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। इन द नेक्स्ट फेज प्लेयोम्यूल डेवलप्स इनटू टाइनी शूट विच elongates एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल। पहले स्टेप में रूट डेवलप होगी, ये रूट जो है इट एब्जॉर्ब वाटर and nutrients from its surrounding soil, then shoot develops from the plumule of the embryo और वो एक फिर नन्हे पौधे में तब्दील हो जाती। अब बेटे ये जो elongation है इसकी शूट की, या आप सीड जर्मिनेशन कह लो, ये दो तरह की होती है। हमने पढ़ा था ये जो प्लेयोम्यूल है इसका कॉटिलीडन से ऊपर का पॉइंट और कॉटिलीडन से नीचे का पॉइंट, हमने उनको दो नाम दिए थे, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि ये एक कॉटिलीडन है, दूसरा ये कॉटिलीडन है और ये प्लेयोम्यूल है। अब जो पॉइंट आपके कॉटिलीडन की अटैचमेंट से नीचे है उसको हमने नाम दिया था हाइपोकोटाइल, और जो प्लेयोम्यूल का पॉइंट कॉटिलीडन की अटैचमेंट से ऊपर था उसको हमने नाम दिया था एपिकोटाइल। एपी मीन सतही ऊपर, हाइपो मीन नीचे। अब ये जो जर्मिनेशन है किसी में इसका एपिकोटाइल elongate होगा, जाहिरी बात है जब एपिकोटाइल elongate होगा ये कॉटिलीडन नीचे रह जाएंगे, और कुछ जो हैं उनमें हाइपोकोटाइल elongate होगा। जब हाइपोकोटाइल elongate होगा तो ये कॉटिलीडन को बाहर लेके निकलेगा, कॉटिलीडन्स जो हैं वो ज़मीन से बाहर निकल आएंगे। अब इसी बेस पर हम ये जो जर्मिनेशन है सीड की उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरी को हम नाम देते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन है। अब बेटे थोड़ा गौर करो कि ये हमारी सॉइल है, ये भी हमारी सॉइल है, ये आप सपोज आपका सीड है, ये उसके कॉटिलीडन्स हैं, ये इसका एपिकोटाइल है और ये इसका हाइपोकोटाइल है। अब जिसमें एपिकोटाइल elongate होगा उसमें क्या होगा, कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर रह गए और ये इस तरह से आपका हुक बना के एपिकोटाइल बाहर आ गया, प्लेयोम्यूल बाहर आ गया, इसने शूट्स बना दी। जिसमें ये कॉटिलीडन्स आ गए, जिसमें आपका हाइपोकोटाइल elongate होगा। अब इसने बनानी तो दोनों ने शूट्स ही हैं, बनानी तो दोनों ने शूट्स ही हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये कॉटिलीडन्स को अपने साथ लेके बाहर निकल आएगा और ये इसके नीचे। अब ये दो तरह की जर्मिनेशन होगी, एक में कॉटिलीडन अंदर रह रहे हैं, एक में कॉटिलीडन बाहर आ रहे हैं। एक में एपिकोटाइल elongate हो रहा है और दूसरे में हाइपोकोटाइल elongate हो रहा है। होना क्या चाहिए, अब जरा दिमाग की खिड़कियां खोल के मेरी बात सुनो। होना क्या चाहिए, जिसमें एपिकोटाइल elongate करे
उसको हम कह दें कि ये एपीजियल जर्मिनेशन है। जिसमें हाइपोकोटाइल अलोंगेट करे उसको हम कह दें ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है। कहना तो यही चाहिए ना, लेकिन ये इसके रिवर्स है, लेकिन ये इसके रिवर्स है। वो कैसे रिवर्स है? ऑन द बेसिस ऑफ अलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। इन एपीजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल अलोंगेट्स। बात समझ आई? मैंने कहा कि ये रिवर्स है। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स। और बेटे इसमें अब क्या होगा? एक याद कर लो कि दूसरी याद हो जाएगी। एपिकोटाइल एलोंगेट्स। एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल बढ़ेगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन में एंड फॉर्म्स अ हुक पुलिंग द कोटिलीडन्स अबव द ग्राउंड। हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स फॉर्म हुक पुलिंग कोटिलीडन्स अबव ग्राउंड। वो जमीन से ऊपर ले आएगा उसे। अच्छा जी, हाइपोजियल जर्मिनेशन द एपिकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म्स द हुक। ये एपिकोटाइल एलोंगेट होगा एंड फॉर्म अ हुक बनेगी। अच्छा जी, अब in this type of germination the cotyledons stay underground। इसमें क्या होंगे? cotyledons जमीन से बाहर तो नहीं आएंगे। cotyledons stay underground। अच्छा जी, अब बेटे एग्जाम्पल्स इनकी पी मेज एंड कोकोनट जर्मिनेट्स इन दिस वे, कि जिनके कोटिलीडन अंदर आ जाते हैं। और ये जो एपीजियल जर्मिनेशन है इसकी एग्जांपल्स बीन्स, कॉटन एंड पपाया आर दी एग्जांपल्स ऑफ दिस सीड जर्मिनेशन। फिर है बेटे कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। आसान सी बातें, बीज बहुत गहरा बो दिया जाए तो वो उगाएगा। वजह वहां पर उसको हवा नहीं मिल रही, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इट मींस ऑक्सीजन की सप्लाई जो है दैट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। वाटर, अगर बीज बो दिया और उसको खुश्क प्रोवाइड कर दी हमने ज़मीन, तो पानी नहीं लगा रहे, तो वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा? नो। सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट्स एंड जर्मिनेशन कैन नॉट अकर अंटिल सीड कोट और अदर टिश्यूज आर इम्बाइबड। इम्बाइबड का मतलब अपने अंदर पानी ले जाना। The absorbed water is used in the digestion of stored food and it also helps in the elongation of epicotyle and hypotyle. Water जो है that is necessary for the seed germination. Why it is necessary? It is used to dissolve the stored nutrients and for the growth of epicotyle and hypotyle. Temperature. Seeds differ greatly in their temperature requirement for germination. आपने देखा होगा कि अब तो चलो हाइब्रिड निज़ाम शुरू हो गया ना, टनल फार्मिंग आ गई, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले सर्दियों वाली सब्जियां गर्मियों में नहीं होती थी, गर्मियों वाली सब्जियां सर्दियों में नहीं होती थी, गर्मियों वाले
फल फ्रूट सर्दियों में नहीं होते थे, सर्दियों वाले। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही होती है कि हर बीज की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती। वो अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे, और जो थोड़ा बहुत काश्तकारी के साथ मुंसलिक हैं उनको पता होगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जिसका जिस सीज़न में जो दिल किया वो बो दे कि ये उग जाएगा। गंदम की फसल मई जून जुलाई में नहीं बोई जाती, तब काटी जाती है। ठीक हो गया? तो हर तरह की फसल फ्रूट बीज जो हैं वो अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे उसी टाइम पर बोए जाते हैं, लेकिन टू मच टेम्परेचर वो किसी भी बीज के लिए सूदमंद नहीं है, किसी भी बीज के लिए सूदमंद नहीं है। Seeds differ greatly in their temperature requirements for germination. The optimum temperature for the germination of the seeds of most plants ranges from 25 to जो रिक्वायर्ड मतलब एक बीज अच्छा ग्रो कर सकता है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी।